नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। कल इसका पार्ट 1 डाला गया है। पूरा वीडियो हम एक साथ रिकॉर्ड किए थे, लेकिन साउंड के प्रॉब्लम के चलते तीसरा बार हमको ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके लिए आपको माफ़ी चाहते हैं कि कल रात में हम सब कुछ डाल नहीं पाए। डच क्या है? आपको हालैंड, ठीक, और आपको नीदरलैंड या डच, तीनों एक ही नाम है, ठीक। कल क्या कीजिए, पुर्तगाल में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लगा लिए कि पुर्तगाल लोग, जैसे हम बताए थे आप लोग को, पुर्तगाली तंबाकू, आलू और मक्का इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लाए थे। साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस की छपाई भी शुरुआत इन्होंने किया था, ये भी बात याद रखिएगा। तो डच जो थे, डच, नीदरलैंड, हालैंड एक ही आदमी थे, ठीक। पुर्तगाली के बाद जो व्यक्ति हुआ वो भारत आया दूसरा डच का, लेकिन कंपनी पहले, डच के पहले आपको आया ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिज कंपनी का स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में, और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुआ, ठीक। तो तीसरा क्रम में पहले पुर्तगाल, तब ईस्ट इंडीज कंपनी, तब डच कंपनी का स्थापना हुआ। यहाँ पे प्रथम व्यक्ति जो आया था समुद्र के रास्ते, उसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। 1595-96, मतलब 96, कहीं 98 भी देता है, तो डेट वाइज आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 96 या 98, बस याद रहना चाहिए कि अंग्रेज लोग से पहले आए थे व्यक्ति, ठीक। इनकी कंपनी का स्थापना आपको 1602 ईस्वी में हुई थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी का उद्देश्य मुख्य रूप से आपको इंडोनेशिया पर केंद्रित था, वहाँ के मसाला से प्रभावित थे और वहाँ पे अपना व्यापार करना चाहते थे। भारत में भी कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको लेना देना था नहीं। ये मूलतः इंडोनेशिया में मिलते थे, जिसे डच कंपनी वहाँ प्रमुख केंद्र बनाए रखते थे। क्या? तो मसाले, ठीक। चलिए आगे हम आते हैं। ये सब कहानी आप लोगों को याद करने की आवश्यकता है नहीं। पहला जो डच फैक्ट्री था भारत में, वो कहाँ खुला था? तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी डच फैक्ट्री पेतोपोली, मतलब निजापत्तम में स्थापित किया गया था। चंद्रगिरी के राजा से समझौते के बाद में पुलिकट में भी इन्होंने फैक्ट्री खोला। सबको याद करने का आवश्यकता नहीं है, प्रथम याद रखिएगा। इन्होंने सूरत में भी आगे चल के कंपनी खोला है, ठीक। बिमलीपत्तम में भी खोले हैं। सूरत याद रखिए, मछलीपत्तम याद रखिए, ठीक। उसके बाद आपको पटना में 1658 ईस्वी में, कासिम बाजार, बालासोर, नेगापत्तम, ये सब याद रखिएगा। संग संग आप लोग चिनसुरा भी याद रखिएगा। पिपली याद रहे या नहीं रहे, बंगाल में इनका प्रथम फैक्ट्री जो था पिपली था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। उसका चिनसुरा में भी इन्होंने आपको हुगली के निकट कंपनी स्थापित किया था, ये बात याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। इन्होंने कोची में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था पुर्तगालियों के साथ साथ, ये भी बात याद रखिएगा। आगे अन्य जो थे पुकाकड़, कांगनूर, उसकी जरूरत है आपको है नहीं। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को, मतलब चुंगी लेकर व्यापार करने का आदेश दे दिया था, उसकी आवश्यकता आपको है नहीं याद करने का। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, ये याद रखिएगा। आप भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु इन्होंने ही प्रथम बार बनाई थी, ठीक। भारत से भारतीय वस्तुओं का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। ये लोग अन्य वस्तु में आपको बिहार और बंगाल से मिलने वाले सोरा, नमक, गंगा घाटी में अफीम जो मिलता था, वो सब का निर्यात करते थे। बंगाल से कच्चा रेशम का निर्यात करते थे, ठीक। भारत में इनका पतन वेदरा का युद्ध जो हुआ था बंगाल में 1759 ईस्वी में, उसमें ब्रिटेन से इनकी पराजय हुई। पराजय के बाद में ये अपना सब कुछ बेच के, ब्रिटेन लोगों को बेच के चले गए। अपना केंद्र इंडोनेशिया में बनाए, जहाँ पे वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक रहे। जापानी आक्रमण के बाद ही वहाँ से ही हटे। डच लोग की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो आपको सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज जो हैं आपको पुर्तगाल के बाद ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई थी, तो अब जाकर 1602 ईस्वी में आपको डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना तो 1599 ईस्वी में हो गया था, लेकिन रानी के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में मान्यता मिला। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। इस कंपनी का क्या नाम था? तो कर्नल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इतना बड़ा कंपनी है ना, रफली याद रख सकते हैं, जब पूछ देते तो बन जाए क्वेश्चन।
आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सब फालतू चीज़ है याद करने का। कहानी पढ़ना चाहिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कहानी रहेगा दिमाग में, ठीक। हाँ, ईस्ट इंडियन कंपनी जो हम लोग शॉर्ट कोट में नाम लेते हैं, वो शॉर्ट कोट नाम आपको प्रथम बार 1833 ईस्वी के चार्टर में लिया गया था, याद रखिएगा। कंपनी का व्यापारिक सफलता, भारत में कंपनी की व्यापारिक सफलता, पहले तो ईस्ट इंडियन कंपनी मूलतः इंडोनेशियाई क्षेत्र से व्यापार करने पर केंद्रित थी। 1600 ईस्वी में उसका गठन उसी उद्देश्य से किया गया था कि भारत इंडोनेशिया सब क्षेत्र में व्यापार किया जाएगा, मुख्य उद्देश्य उनका इंडोनेशिया था। लेकिन बाद में इन्होंने भारत में आकर अपना व्यापारिक कोठी खोलना प्रारंभ किया। 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज जो समुद्री के रास्ते से आए भारत, उनका नाम था कैप्टन हंकिच। वो हेक्टर नामक जहाज से आए थे और 1600 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर उतरे। वो आपको तुर्की और फारसी भाषा अच्छे से बोल सकते थे। जेम्स प्रथम जो आपको राजा थे ब्रिटेन के, वो अकबर के नाम से पत्र लेके मुगल दरबार में गए थे, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु उस समय तक हो चुकी रहती है और जागीर शासन कर रहे होते हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 28 तक शुरू होता है। तो जहांगीर के दरबार में पहुंचे, जहांगीर से इन्होंने फारसी भाषा में बात किया, ठीक। आगरा के दरबार में मिले थे, तो जब आगरा का दरबार याद रखिएगा, वहीं पे मुलाकात हुई थी दोनों को, फारसी में बात किया तो बहुत प्रसन्नचित्त हो गए जहांगीर। उनको लगा रहे मेरा भाई बिछड़ा हुआ मिल गया है अंग्रेज के रूप में, तो इतना खुश हो गया कि 400 का मनसब उनको दे दिया, ठीक। एक पावर होता था, पावर रैंक टाइप का निर्धारित किया जाता था दरबार में, इतना रैंक हमको है, इतना रैंक, तो उसको मनसब वहाँ पे कहते थे। उस शॉर्टकट में आपको याद करने के लिए बता दिए, एक टाइप का जितना जिसको मनसब होगा उतना भारी आदमी होगा। वो भारी का मतलब वजन में नहीं, पावर में, हैसियत में। और यहाँ पे उन्होंने हंकिच जो अंग्रेज से मिले, सॉरी हंकिच जो मुगल राजा से मिले और उन्हें सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का आपको अनुमति भी प्राप्त कर लिया। लेकिन पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारी के विरोध के कारण वो कंपनी वहाँ पे सफल रूप से स्थापित नहीं हुई, प्रयास असफल हो गया। तो 1601 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आपको 1601 नहीं कहना, 1611 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आपको 1611 नहीं, 1613 ईस्वी में इन्होंने फिर से अस्थायी रूप से कंपनी बना लिया, कहाँ पे, सूरत में। लेकिन उससे पहले 1611 ईस्वी में इन्होंने आपको मछलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी खोल लिया था, जो अस्थायी रूप से था। तो 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था, असफल हो गया। 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली और अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी खोली गई। तो भारत में प्रथम अस्थायी रूप से गठित फैक्ट्री अंग्रेजों की कौन थी, सूरत। और अस्थायी रूप से प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम, ठीक। और प्रयास कहाँ किया गया था, तब सूरत में, याद रखिएगा, ठीक। इतना यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरी कोठी जो था इन्होंने आपको अरमा गांव में खोला था, बाकी सब कहानी आप लोग पढ़ते जाइएगा। 1632 ईस्वी में आपको क्या हुआ, गोलकुंडा के राजा जो थे इनको फरमान दे दिए, मतलब गोल्डन फरमान दे दिए, सुनहला फरमान दे दिए कि जाइए 500 पैगोंडा का सालाना कर हमको दे दीजिए, गोलकुंडा राज से आप क्या कीजिए, बंदरगाह से व्यापार कीजिए, ठीक है। और इन्होंने व्यापार करना शुरू किया गया, बाकी उसमें संशोधन किए गए होंगे। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और चंद्रगिरी की किलाबंदी की, और किलाबंदी करके उसका नाम रख दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक। जहाँ पे सिंगरी ये आपको कोरोमंडल तल पर अंग्रेजों के व्यापार का केंद्र बन गया, जो आगे चल के मछलीपट्टनम से भी आगे निकल गया, ठीक। तो आपको क्या कहते हैं, मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे के द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में थॉमस रो फिर से व्यापार की अनुमति लेने के लिए, अधिक छूट लेने के लिए जागीर के दरबार में गए, सफल भी हुए उन्होंने, और भी कंपनियां कहीं खोली गई, जिसमें आपको 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम ये सब फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। आगे हम आते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स तृतीय थे, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, और उनको क्या हुआ, पुर्तगाली के द्वारा मुंबई को दहेज में दे दिया गया ब्रिटेन को, और दहेज में मिले सामान को राजा साहब कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया, ठीक। तो मुंबई को अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था, पुर्तगालियों से। कैसे, तो इंग्लैंड के राजा को विवाह हुआ पुर्तगाली की रानी से, नाम याद रखिए चाहे मत रखिए, कोई गरज नहीं है। विवाह हुआ तो उनको दहेज में क्या मिला, मुंबई मिला, और दहेज में मिला मुंबई, तो वो क्या किए, कंपनी को किराए पर दे दिए, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 1630 के ईस्वी के बाद उत्तर पूर्व में, मतलब बंगाल साइड में अपना प्रभाव स्थापित किया, और 1633 ईस्वी में
अपना, मतलब हरिपुरा में अपना कंपनी खोलें, उसको बालासोर में भी कंपनी खोलें। 1651 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में अपना व्यापारिक कोठी भी खोलना शुरू कर दिया, हुगली में। इसके बाद उन्होंने पटना, ढाका, कासिम बाजार में भी कंपनियां खोली। इनका बंगाल से व्यापार का मुख्य उद्देश्य जो था वो रेशम फुटकर बेचने की, सूती कपड़े, सोरा और चीनी मिल आदि थी। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ कोई आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए, बंगाल में अंग्रेजी शासन का विकास। 1651 ईस्वी में जब शाह शुजा वहाँ के नवाब थे बंगाल के, आपको ये जागीर के पुत्र थे, उन्होंने कंपनी को व्यापार करने का आदेश दे दिया। कंपनी व्यापार भी कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ कर व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में आपको औरंगजेब में और कंपनी के अधिकारियों में झगड़ा हो गया। तो औरंगजेब ने क्या किया, कंपनी के लोगों को पराजित करके भेज दिया। कहाँ पे, तो मतलब पराजित करके मुख्य द्वीप से हटा के आपको एक अरब बंगाल खाड़ी में एक द्वीप थी, उस द्वीप पे लोग अपना शरण लिया। लेकिन बाद में समझौता हुआ, समझौता के बाद में आपको फिर से आए, कंपनी खोले सूतानोती में। समझौता कौन किया, जार चौड़नौक ने। ठीक, सूतानोती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, तीनों गाँव को मिला के इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया, जिसको किलेबंदी किया और नाम रखा फोर्ट विलियम रखा। फोर्ट विलियम इस किला का नाम रखा, जो आज भी फोर्ट विलियम का है, कलकत्ता में है। और यही तीनों गांव जो आगे चल के कलकत्ता नामक नगर बसा। इसी की स्थापना किसने किया था, तो इसका तीनों का किलेबंदी कौन किया था, आप लोग को अभी बताए हैं। तो कंपनी किए थे जार चौड़नौक, तो कलकत्ता की स्थापना कौन किए, जार चौड़नौक। ठीक, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, जॉन सरमन मिशन। जॉन सरमन मिशन जो था 1715 ईस्वी में फर्गुसन के दरबार में आया। फर्गुसन उस समय बहुत दर्दनाक बीमारी से पीड़ित थे। ठीक, तो जार सरमन मिशन में एक हैमिल्टन नामक, स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेहुदी नामक एक अर्मानियाई द्विभाषी था, जो दोनों आदमी की भाषा को समझ सकता था, ट्रांसलेट करने वाला था। तो इस सर्जन ने, जो हैमिल्टन नामक सर्जन थे, फर्गुसन की बीमारी को छुड़ा दिए। तो फर्गुसन खुश हो गया, अब भाई मरने वाला है, कोई इसको बचा ले तो कितना खुशी होगा, आप लोगों को पता है। खुश होकर आपको बंगाल में इनको अनेकों छूट दे दिया व्यापार करने का, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इतना ज़्यादा छूट मिला, जिसको हम लोग ब्रिटेन के इतिहासकार जो थे क्या कहते थे, कंपनी का मैग्नाटा कहने लगे। ठीक, चलिए, अब डेन लोग भी व्यापार करने आए। ब्रिटेन की कहानी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय वंश में। जब डेन लोग व्यापार करने आए तो इन्होंने भी अपना व्यापारिक कोठी बनाया। सबसे पहले आपको 1616 ईस्वी में आए थे, व्यापारिक कोठी बनाए थे। तो डच लोग के बाद डेन आए। इन्होंने ताजौर जिले के ट्रैंकाबोर 1620 ईस्वी में उन्होंने पहले कोठी खोला। कहाँ पे, ट्रांकोर में, ताजौर में। और बंगाल के श्रीरामपुर में भी इन्होंने कंपनी खोली थी। ठीक, लेकिन 1745 ईस्वी में उन्होंने सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1731 ईस्वी में, डेन के बाद में। लेकिन उनका मुख्य केंद्र जो था वो चीन ही रहा, भारत से व्यापार नहीं किए ज़्यादा। फ्रांसीसी कंपनी में आते हैं। फ्रांसीसी कंपनी में हम आते हैं तो आपको लुई 14वां के द्वारा इसका फ्रांसीसी उनके शासनकाल में स्थापना किया गया था, मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से। कब, तो 1664 ईस्वी में। नाम क्या था, तो कंपनी द इंड ओरिएंटल। ठीक, और इन्होंने आपको अपना प्रथम फैक्ट्री जो था फ्रांसीसी फैंकैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में खोले गए। नाम याद रखिएगा, 1668 ईस्वी में सूरत फैंकैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने दूसरी कंपनी खोली मुस्लिमपट्टनम में। क्यों सन याद नहीं रखना है, बस याद रखना कि यहाँ पे भी इन्होंने अपना कंपनी खोला था। उसके बाद आपको सांतोमे में। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, फ्रैंको मार्टिन जो थे उन्होंने क्या किया, आपको पांडिचेरी जो जगह था उसका स्थापना किया था। ठीक, एक छोटा सा गांव था, उन्होंने वहाँ के सुबेदार से उसको ले लिया और पांडिचेरी नामक जगह नगर बसाया। तो पांडिचेरी का स्थापना किसने किया था, तो फ्रैंको मार्टिन ने किया था। चलिए, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी ले ली, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले ली कौन, डच। मतलब डच लोग भी पांडिचेरी पर शासन किए, बस इतना आपको याद रखना था। अंग्रेज का समर्थन डच को प्राप्त था। ठीक, और कुछ समय तक बाद में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भी डच पांडिचेरी पर शासन किया है। तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसी पर शासन किए, अंग्रेज भी किए और डच भी किए, याद रखिएगा। ठीक,
लेकिन बाद में जब संधि हुआ, युद्ध में हार गए थे आपको फ्रांसीसी लोग, लेकिन बाद में संधि हुआ तो उसको लौटा दिया डच लोगों ने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डच लोग से पुनः फ्रांसीसी को पांडिचेरी मिल गया। आगे हम बढ़ेंगे तो बंगाल के क्षेत्र में आते हैं। तो बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने चंद्रनगर में भी बस्ती अपनी बनाई थी। उसके बाद कई जगह पर अपना बस्ती बनाया था। फ्रांसीसियों में सबसे मतलब जो भी गवर्नर आया उसमें सबसे महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति था वो डुप्ले था। कौन था डुप्ले? इसको सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक के युद्ध में तब्दील हुआ। ये जो युद्ध थे भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रभुत्व को लेकर युद्ध हुए थे। इसी युद्ध के बाद यह पता चला कि भारत में आपको फ्रांसीसी शासन नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। ठीक, तो प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय हुआ, 3 युद्ध हुए। और तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये सब फालतू चीज़ें पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। 46 से लेकर 48 तक यह युद्ध था आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार था। यूरोप में ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर, मतलब उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध चल रहे थे। उसी का विस्तार आपको भारत में भी हो गया। और भारत में इसका तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजी नौसेना मतलब कैप्टन ने आपको फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया था। मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया था। ठीक, जिसके बाद आपको डुप्ले भी यहाँ पे आए एक्शन में और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध हुआ तो इसमें सेंट थॉमस का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। इसका कोई ज़्यादा देर नहीं, बस प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में आपको फ्रांसीसियों को बढ़त मिली। ठीक, बढ़त मिली तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। उसके बाद उन्हीं की देन थे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो आपको खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी उधर समाप्त हो गए ये लासापला संधि के द्वारा, और भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की महत्वाकांक्षा चरम पर थी। वो ब्रिटेन को मतलब सोचते थे कि हम हरा के भारत से भेज देंगे, लेकिन वो इसमें असफल हुए। आम्बूर का युद्ध हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। ठीक, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जब इसमें डुप्ले को पराजय मिली, मतलब हार का सामना करना पड़ा कई जगहों पर, तो फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उनके जगह पर गढ़ेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेज दिया। ठीक, और गढ़ेहू ने क्या किया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को रोकने के लिए पांडिचेरी की संधि की। मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होते हैं। ठीक, इतना आप लोग को यहाँ पे जानना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1756 से 63 तक हुआ। यह युद्ध भारत में हो रहा था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, लेकिन फ्रांस आपको यूरोप में भी शतवर्षीय युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। 56 से लेकर 63 तक चले हैं। उसी का प्रभाव रूप था तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका चरम रूप जो देखने को मिला आपको वांडीवास के युद्ध में मिला। अब गढ़ेहू जो आए थे पहले गवर्नर जनरल पांडिचेरी के नियुक्ति होकर, वो भी चले गए और लाली के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना फ्रांसीसियों ने भेजी थी, काउंट डी लाली के नेतृत्व में। और यह जो काउंट डी लाली था, इनकी सेना और ब्रिटेन की सेना जो थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी। दोनों ने वांडीवास का युद्ध हुआ दोनों के बीच में। मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था बताइए? आयरकोट। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन लाली। ठीक, और दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें आपको ब्रिटिश विजय हुआ और लगभग में सभी क्षेत्रों को कब्जा में कर लिया था। लेकिन बाद में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब क्षेत्र को लौटा दिया गया फ्रांसीसियों को, और फ्रांसीसी अंततः भारत से 1954 ईस्वी में गए। ठीक, याद रखिएगा। पेरिस की संधि के तहत आपको शतवर्षीय युद्ध उधर समाप्त हुआ और भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, तो ये मेरा वीडियो था जिसको एस.के. पांडे का हमारा मतलब ये सेकेंड वीडियो है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा आप लोग को हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम कराना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए लो दोस्तों, 1 मिनट और टाइम हमको दीजिए लो आप लोग। कौन सा देश का खोज कौन किया है, ये बात याद रखिएगा। भारत का खोज वास्को डी गामा 1498 में। अमेरिका का खोज आपको कोलंबस किए थे 1494 में। स्पेन के निवासी थे। केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोमेउस डियाज पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खोज जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। न्यूजीलैंड के खोज तस्मान के द्वारा किया गया था। हालैंड के निवासी थे। इतना आप लोग याद रखिएगा। और ये डचों की कंपनी है कुछ जो भारत में स्थापित हुआ था, मछलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में,
विलियमपट्टनम में, कराईकल में, चिंसूरा में, कासिम बाजार, पटना में। चिंसूरा, मछलीपट्टनम याद रखिएगा, प्रथम पाइकोटी खोली थी, सूरत में भी खोले थे। ठीक, उसके बाद बालासोर, नागपट्टनम और कोची में भी है। ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल से बताए हैं। एक बार प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, ये लासापला के संधि के तहत खत्म हुआ। उसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आम्बूर का युद्ध हुआ था, प्रथम में संथमेन्स का युद्ध हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत खत्म हुआ था। इतना याद रखिएगा। 1754 से 49 तक चला। जितना हम बता रहे हैं उतना जरूर याद कीजिएगा, बाकी सब आपके हाथ में है, लेकिन जो बताएंगे उसको याद रखिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था, तृतीय आपको शतवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, जो जिसमें चरम आपको वाणिवास के युद्ध में देखने को मिला। 56 से 63 तक इसकी यह चला। ठीक, पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, आपको हो गया। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।